Okay, guys, so my name is Mohammad Rayan Aleem. I'm a third year medical student at Jinnah Sindh Medical University and also a member of IMIG Learning Department. And this is our first ever, like, not first ever, like, this year's first event that we are hosting, first seminar, sorry, webinar. And I hope you guys learned something from it. And सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला. All right. Acha, we have Dr. Faraz Kazmi with us. Dr. Faraz, can you hear me? हेलो अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Yes, sir. Can you hear me? ओके, या बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है मुझको। आई एम डॉक्टर फराज हसन काज़मी, थर्ड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी एट मेडिसिन यूनिट 4 वार्ड 23। सो आप में से बहुत सारे लोग मेरा पहले भी सेशन एक अटेंड कर चुके हैं। हमने डीके डिस्कस किया था और जो है वो उस पर भी फीडबैक अच्छा आया था। सो दोबारा से हम एक और सेशन लेके आए हैं आपके लिए, दैट इज़ अबाउट सीबीसी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो सबको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, रेहान, Yup. हम वो स्लाइड्स कैसे हम वो करेंगे? Yep. आप मैं अपने पास से शेयर करूंगा and हाँ, आप शेयर करो। शेयर स्टार्ट कर देते हैं. आप शेयर करो। तो हम पे जैसे स्लाइड्स आती हैं तो फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेशन अगर हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखें तो इश्यू तो नहीं है इस चीज़ में? No. You should definitely make it interactive. ठीक है, क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है कि आप सबके लिए एक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एक चीज़ ये होनी चाहिए कि हम इसको, इट्स नॉट जस्ट क्लिनिकल थिंग, हम बहुत इसमें नहीं जा रहे कि आपको एक ए बी सी से लेके जी तक सब चीज़ें हों, बट हम एक ओरिएंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस सेशन इज़ एन ओरिएंटेशन सेशन कि जिसमें कि आपको सीबीसी पढ़ना और सीबीसी की बेसिक्स एटलीस्ट आनी चाहिए। सो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा मुझे इस चीज़ को बताएं कि व्हेन यू हेयर द टर्म सीबीसी, अ कंप्लीट ब्लड पिक्चर, अ फुल ब्लड काउंट, और जो हम कंप्लीट पिक्चर भी इसको बाज़ औक़ात कह रहे होते हैं, सीपी भी होता है, सीबीसी भी कहते हैं, एफबीसी भी कहा जा रहा होता है, मतलब डिफरेंट टर्म से हम इस टेस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। सो क्या आपको लगता है कि इस टेस्ट से क्या जहन में आता है आपके व्हेन यू हेयर द टर्म सीबीसी? तो जिसको आंसर करना है तो भले अपने या तो माइक ऑफ करके माइक ऑन करके कर ले, या फिर चैट बॉक्स में जैसे भी करना चाहें। ओके, सो और फर्दर रिस्पॉन्सेस? ठीक है। तो सही है, आप लोग कह रहे हैं कि इट्स अ ब्लड टेस्ट। ओके, सो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीएस, डब्ल्यूबीसी, सॉरी आरबीसीज। ओके, सो ये सब जो आप रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, ओके ठीक है, तो ठीक है, ब्लड कंपोनेंट्स एंड ऑल ठीक है। इसमें अगर हम ये देखते हैं कि ओके सही है, ओके। अब अगर मैं एक बात कहता हूँ आपको, ये तमाम चीज़ें आप लोग बिल्कुल सही रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को देखने के लिए, एक इन्फेक्शंस को देखने के लिए, एनीमिया को देखने के लिए, और आरबीसीज को देखने के लिए, तो हम प्लेटलेट्स को देखने के लिए, ये तमाम चीज़ें आप लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स बता रहे हैं। अगर मैं इसको समराइज कर दूं, व्हाट वी कैन से कि सीबीसी क्या है? इट इज द फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी। सही है, तो ये तमाम चीज़ें जो आपने बताई हैं, ये सब डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के, हमारी हेल्थ के, हमारी बॉडी के बहुत वाइटल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सीबीसी से असेस कर सकते हैं। मेडिसिन के अंदर जो ये लैब्स होती हैं या हमारी हेल्थ होती है, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टेयर्स। आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, पहला स्टेप लेते हैं, फिर सेकंड स्टेप लेते हैं, फिर थर्ड स्टेप लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप जो इसमें आता है, अगर हम कहते हैं कि अगर आपको एक हमारी बॉडी एक डोर है, उस डोर को आपको खोल के फर्स्ट स्टेप लेना है, तो जो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है दैट इज सीबीसी। सही है, इट गिव्स यू द बेसिक आइडिया
जनरल आइडिया। इससे ये नहीं पता चल जाएगा आपको कि भाई इनको किसी पेशेंट को जो है वो खुदा न खास्ता टीबी है, या किसी को टाइफॉइड है, या किसी को जो है वो फर्ज करें कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, तो यही चीज़ें होती हैं, या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो ये चीज़ें आपको सीबीसी से एकदम से नहीं पता चलेंगी। इसके लिए आपको फर्दर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप आप लेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा रिगार्डिंग द जनरल हेल्थ, रिगार्डिंग द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ दिस दैट पर्सन, तो या दैट पेशेंट, दैट इज सीबीसी। ठीक है, सबको मेरा ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो ओके, तो अगर थोड़ा सा कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ पॉइंट नहीं आता, तो फिर हम आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर हम एंड में एक रख लेंगे इसका Q&A, जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर करना। सो दिस इज अबाउट दी, अच्छा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने ये बताया आप लोगों को कि सीबीसी क्या है, कि इट्स जस्ट लाइक द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये एक फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, जिससे हम बेसिक डायग्नोसिस तक नहीं पहुंचते कि पेशेंट को क्या जो है वो इश्यू हो सकता है। वो बेसिक डायग्नोसिस हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन हमें एक जनरल आइडिया हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वास्ट इलनेसेस हम सीबीसी के थ्रू एक क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जैसे कि थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये डिफरेंट इलनेसेस है ना, और डिफरेंट टाइप्स के इलनेसेस हैं। आयरन डिफिशिएंसी इट इज इन टाइप ऑफ एनीमिया, इसके सिम्टम्स अलग होंगे। इसी तरीके से टाइफॉइड, या जिसको हम इंटेरिक फीवर कहते हैं, तो इसके सिम्टम्स टोटली अलग होंगे। सो हमें बेसिक पॉइंट कहाँ मिलेगा, बेसिक हमें क्लू कहाँ से मिलेगा, वो सीबीसी से मिलेगा। सो सीबीसी क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट। तो जब भी आप पढ़ते हो, तो आप सबसे पहले आप जो है वो फुल ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड पिक्चर। तो बेसिकली हमने जो है वो अभी क्या चीज़ मैंने बताया आप लोगों को, कि सीबीसी इज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग अ पर्सन's हेल्थ। मेडिसिन क्या चीज़ है? मेडिसिन हमारे पास इसके कंपोनेंट्स होते हैं। सो इंटरनल मेडिसिन क्या है, कि जिसमें आप इसके अंदर जो है वो आप क्या देख रहे होते हैं, इट्स अ वास्ट साइंस, जिसमें कि आपको पेशेंट को हम मैनेज करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी पेशेंट की हिस्ट्री से, देन एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद फिर अप्रोच होती है हमारी रिगार्डिंग द मैनेजमेंट। वास्ट इलनेसेस कवर करते हैं मेडिसिन के अंदर हम लोग। सो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, एक्यूट डिजीजेस भी होती हैं, क्रॉनिक डिजीजेस भी होती हैं। सो ऑल ऑफ दीज डिजीजेस व्हेन ग्रुप टुगेदर, सो इनकी हम हाउ टू आइडेंटिफाई दिस डिजीजेस, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्या क्या लैब वैल्यूज़ होती हैं जिनसे हम किसी डिजीज़ को पिक करते हैं, हाउ दीज डिजीजेज आर देन डिफरेंशियली डायग्नोस्ड, कि इस डिजीज़ के अंदर ये चीज़ मिल रही है, तो फिर दूसरी डिजीज़ के अंदर ये वाली चीज़ नहीं मिलती, तो ये भी हमारा मेडिसिन का पार्ट होता है। एंड देन हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज। सो दिस इज द कोर कंपोनेंट्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सो इस पे भी इंशाल्लाह किसी दिन आप लोगों की डिटेल में बात करेंगे हम, कि मेडिसिन क्या होती है। इट्स अ वेरी बिग, वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। आप लोग जो जहाँ बैठे हुए हैं, जो जो आप हम नॉलेज ले रहे हैं सारी, इट्स ऑल मेडिसिन। हर सब्जेक्ट ही मेडिसिन की एक ब्रांच है। मेडिसिन इज द मदर सब्जेक्ट। खैर, सो आई गेस स्लाइड शायद आ गई हैं हमारे पास। सो रैन, शुड बी प्रोसीड फॉरवर्ड? Yes, let me share the first one. Okay. Okay. ठीक है, so again, moving forward, we have the objectives of understanding the components of CBC and their significance. Yes, it's very important. Identify the normal values and variations. Okay. इसमें हम रेंजेस की बात करेंगे। लाइक सीबीसी एक बहुत
एक काफ़ी बड़ा टेस्ट होता है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो उसकी हमें नॉर्मल वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए और क्या चेंजेस होते हैं, क्या वेरिएशंस हैं, वो भी हमें पता होनी चाहिए। सो ओके, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। Recognize the diseases associated with abnormal findings and apply CBC knowledge in clinical scenarios. Okay. So next one. ठीक है। अच्छा, ये हमने बात आपसे कर ली है कि सीबीसी क्या है। दैट्स अ कंप्लीट ब्लड काउंट। इसको समझने के लिए हमने जो हमारी रिपोर्ट है सीबीसी की, उसको हमने 3 डिफरेंट चीज़ों के अंदर, आप फर्स्ट कर लो, हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। दैट इज द रेड ब्लड सेल्स, द वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इसको हम 3 चीज़ों में कर लेते हैं और ये तीनों चीज़ें हमें हमारी बॉडी के मेजर इश्यूज के बारे में पॉइंट आउट करते हैं। दैट इज द आरबीसीज। आरबीसीज हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसी है। ठीक है, हमारी बॉडी कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकती है हमारे ब्लड के अंदर, तो वो चीज़ हमारी कवर होती है हमारे आरबीसीज से। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि रिगार्डिंग दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आरबीसीज हमें ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, इन केस हाइपोक्सिया हो रहा है किसी भी कॉज से, तो उसका इफेक्ट हमारे आरबीसीज पे नजर आएगा। ठीक है, अगर हमारे लंग्स में भी इशू हो रहा होगा, तो जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपरली हम इनटेक नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कॉज विच इज रिलेटेड टू आवर लंग्स, उसका इफेक्ट भी हमारे आरबीसीज पर दिखता है। ठीक है, सो आरबीसीज बेसिकली हमें क्या पॉइंट आउट करते हैं कि हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है, किसी भी पेशेंट की ऑक्सीजन के क्या इश्यूज हैं। तो यूजुअली आरबीसी हमें उस तरफ ज़्यादा पॉइंट कर रहा होगा। फिर हम बात कर लेते हैं द वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स अगेन अ वास्ट, एक ये पूरी दुनिया है, क्योंकि ये हमें बता रहा है हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, कि हमारी बॉडी के कौन से डिफेंसेस किस तरह काम कर रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोफिल्स, ठीक है, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। तो ये हमारे बॉडी के अगेन द डिफेंस सिस्टम, अ टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी। वो किससे पता चल रहा है हमें, हमारे वाइट ब्लड सेल्स के हमें इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड लास्टली प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बेसिकली टेलिंग अस अबाउट द कोएगुलोपैथीज, द ब्लीडिंग। अगर प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ना हो तो आप सबको पता ही क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से जो सारा हमारा ब्लड है वो लीक आउट हो जाएगा। अगर किसी ने गॉड फॉरबिड डेंगू इन्फेक्शन किसी को हुआ हो, तो उसमें अक्सर औकात आपने देखा होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बॉडी पे स्मॉल रैशेज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि परपिरा हो गया या पिटेकी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद इसके बारे में पढ़ा होगा कि परपिरल रैशेज होने लगते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि ब्लड जो होता है वो लीक होने लगता है वेसल्स से, बिकॉज देयर आर नो प्लेटलेट्स जो एग्रीगेट बना के उनको रोकें, उनके काउंट कम हो जाते हैं। ठीक है, सो द रेड ब्लड सेल्स, द वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स जो कि आप सीबीसी पे असेस कर रहे हो, और यही हमको हमारे बॉडी की मेजर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट। ओके, ये सारी बात हमने कर ली है। प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक क्लूज, ये बात समझनी है। द सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि सीबीसी प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक क्लूज। सीबीसी आपको डायरेक्टली डायग्नोसिस नहीं देता। सीबीसी से आप रिपोर्ट देख के ये नहीं कह देंगे कि एकदम किसी को कि भाई ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, नो, नेवर। सही है, या देख के ये नहीं कह देंगे कि इसको टाइफॉइड है, या इसको ल्यूकीमिया है, या इसको टीबी है। ठीक है, या इसको प्लेटलेट डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, डेंगू है। तो आप डायरेक्टली ये चीज नहीं कह सकते। सीबीसी डजंट गिव यू द डायग्नोसिस, इट ओनली प्रोवाइड्स यू क्लूज। जब आपके पास क्लू आ जाएगा, फिर आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस को सेकंड थर्ड स्टेप पे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि सीबीसी बीइंग द फर्स्ट स्टेप, फिर आप सेकंड स्टेप पर आओगे, फिर आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस को, अपनी तमाम अप्रोच को उस डायरेक्शन में लेके जाओगे।
सही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको समझ आता जाएगा कि किस तरीके से हम जो है वो अपने अप्रोच को आगे लेके जाते हैं बाय सीइंग द वैल्यूज। सो हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एनीमिया। यस, एनीमिया, एनीमिया क्या है? एनीमिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज या डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि बेसिकली जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में जो लंग्स में आती है वो लंग्स से जाती है हमारे आरबीसीज के अंदर, और आरबीसीज के अंदर जाके वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है। ये अगर हमारे पास कोई फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सो जो इस वक्त बायोकेमिस्ट्री के जाल में फंसे हुए होंगे, सो दे हैव स्टडीड इट या पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है विद इन द लंग्स, एंड देन व्हेन दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन विद इन द आरबीसीज रीचेस द पेरिफेरल टिश्यूज जहाँ पे ऑक्सीजन की नीड है, तो वहाँ भी ये इस हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होता है ऑक्सीजन, एंड देन इट एंटर्स इनटू आवर सेल्स। सो दिस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज बीइंग मेजर्ड बाय द आरबीसीज एंड द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है हमारा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर सीबीसी, जो कि हमें ये इंतहाई वाइटल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर ये हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा ड्यू टू एनी कॉज, इसके मल्टीपल कॉजेज हैं, सही, जो कि हम डिस्कस करेंगे, मल्टीपल कॉजेज। जब ये कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी हमारे पास तो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, टिश्यूज विल बी ऑक्सीजन डेफिशिएंट। नतीजे में क्या होता है? बॉडी फटीग्ड हो जाएगी। ठीक है, जब बॉडी फटीग्ड हो जाएगी तो जो कॉमन सिम्टम्स एनीमिया के आपको मिलते हैं फिर वो आपको अपीयर होने लगेंगे, जैसे कि क्रोनिक फटीगेबिलिटी, ब्रेथलेसनेस, जनरलाइज वीकनेस, वेरी वेरी कॉमन सिम्टम्स। तो हम इस पे बात करेंगे जब हम आगे अपने डिजीजेस पे पहुंचेंगे तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज द इन्फेक्शंस, जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल से हमें इसकी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलती है। डायग्नोसिंग हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जितने भी डिसऑर्डर्स हमारे पास ब्लड रिलेटेड होते हैं वो सारे हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, जैसे कि एनीमिया, जितने भी तरह के एनीमिया हैं, अगेन दीज आर ऑल हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमियाज। अच्छा, आप लोगों ने सिकल सेल डिजीज के बारे में सुना होगा। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। प्लेटलेट डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, टीटीपी। ठीक है, ये एक वास्ट आप समझ लें कि लिस्ट है डिसऑर्डर्स की जो कि हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स भी हमें सीबीसी के थ्रू पता चल रहा होता है। ये नहीं होता कि अगर हम एक पेशेंट को डायग्नोस कर लेते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, फर्ज करें एक एग्जांपल है, तो हमने पहले सीबीसी कराया, उसमें हमें क्लूज मिले, हमने फिर उसके आयरन टेस्ट कराए जिस पे हमने डायग्नोस कर लिया कि भाई इस पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। जब हमने आयरन लेवल्स करा लिए उस पेशेंट के, फेरेटिन लेवल्स करा लिए, तो अब हमने उसको उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, हमने उसको आयरन सप्लीमेंट्स दे दिए जो कि वो पेशेंट ले रही है। अब हम क्या उसके बार बार आयरन के टेस्ट कराएंगे रिस्पॉन्स देखने के लिए? नो, बार बार हम आयरन के टेस्ट या फेरेटिन लेवल्स नहीं करवाएंगे। हम फिर उसकी सिंपल हम उसकी सीबीसी को देखते रहेंगे। तो हम उसको कैसे मॉनिटर करेंगे? उसके सीबीसी के थ्रू मॉनिटर करेंगे। हम सीबीसी में देखेंगे कि उसका एचपी कितना बढ़ रहा है। ठीक है, बेसलाइन पर कितना था जब वो आई थी पेशेंट हमारे पास, फिर हमने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की, और फिर हम उसको दोबारा उसी सीबीसी के थ्रू मॉनिटर करेंगे। तो इस तरह सीबीसी ने हमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें दे दी। उसने हमें डायग्नोस्टिक क्लू भी दे दिया और उसने हमें ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स भी मॉनिटर करने में हेल्प कर दी। सो एक बेसिक सा टेस्ट और काम इतने सारे, सो हमारे लिए बहुत अहम है कि हम इसके बारे में जानें और इसको समझें। ठीक है, सो सबको समझ आ गई ये बात? चलें नेक्स्ट। यस, इट मोस्टली हम आगे बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट, ओके, द इंडिकेशंस फॉर सीबीसी। इंडिकेशंस का मतलब ये है कि हम कब कब सीबीसी को ऑर्डर कर रहे होते हैं। इसमें जो सबसे लास्ट वाली चीज है वो हमने डिस्कस कर ली,
रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग, ये बात एक बड़ी अहम है। बहुत सारे लोगों को कोई यूजुअल सिम्टम्स नहीं होते और वो रूटीनली अपने हेल्थ स्क्रीन कर रहे होते हैं, उसमें हमें कुछ चीज़ें पिक हो जाती हैं। उसके अंदर हमको काफ़ी सारी चीज़ें पिक होने लगती हैं। बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको जो है वो इतने ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होते, लेकिन वो किसी और चीज़ के लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो किसी प्री ऑपरेटिव वैल्यूएशन के लिए चले जाते हैं, उनका कोई ऑपरेट होने वाला है, उसके लिए वो चले गए, तो उन्होंने सीबीसी करवाई, उसके अंदर एनीमिया आ गया, ठीक है, उनका एचबी लो मिला उनको, या फिर कोई बाहर जा रहा है तो उसके लिए उन्होंने अपनी सिंपली स्क्रीनिंग कराई। तो उस सब के लिए बेसिक जो बॉडी का टेस्ट हो रहा है दैट इज सीबीसी। और अगर सिम्टम्स भी आ रहे हैं जैसे कि फटीग एंड वीकनेस, ये किस चीज, ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं एनीमिया के, कि भाई पेशेंट्स यूजुअली यंग फीमेल्स हमारे पास एनीमिया बहुत कॉमन उनके अंदर होता है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंट होता है उन पेशेंट्स के अंदर, ब्लड लॉस हो रहा होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है यंग फीमेल्स के अंदर, सो उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज वेरी वेरी कॉमन। गायनोकोलॉजिकल जो पेशेंट्स होती हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट्स होती हैं, उनके अंदर एनीमिया इज वेरी कॉमन। तो ये उनकी कंप्लेंट्स होती हैं मोस्टली, फटीग, ब्रेथलेसनेस, जनरलाइज वीकनेस, कॉमनली आके कह रही होती हैं कि भाई हमें थकन होती है बहुत ज़्यादा, हम अपने घर के काम, रूटीन के काम नहीं कर पाती हैं। बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा उनको ये कंप्लेन होती है कि उनकी कंसंट्रेशन लॉस होने लगती है। वो अपने, अगर वो स्टूडेंट हैं, स्टडीज़ कर रही होती हैं, तो वो साफ कहती हैं कि भाई हमसे पढ़ाई नहीं होती, हमें चीज़ें नहीं समझ आती, या ग्रेड्स ख़राब होने लगते हैं। सो ये वाली चीज़ कॉमनली हमें इसके अंदर मिल रही होती है। दूसरी चीज़ होती है ब्रेथलेसनेस। उनको ये लगता है कि उनकी कॉमन कंप्लेन होती है कि वो सिम्टोमेटिक होने लगती हैं, उनको ब्रेथलेसनेस की कंप्लेन होती है कि भाई हमारी सांस फूलती है, हमारा सांस पूरा नहीं पड़ता, हम जो है वो थोड़ा सा अगर तेज़ चल लें तो हमारी सांस फूलने लगती है। तो ये कॉमन कंप्लेन है। किसी यंग पेशेंट के अंदर अगर आपको इस तरह की कंप्लेन मिले तो सबसे पहला जो आपका माइंड टिक होना चाहिए वो क्या है, मे बी दिस पेशेंट कैन बी एनीमिक, इनका एचबी लो हो सकता है, इनके आरबीसी काउंट कम हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको फ़ौरन से क्लिक करती है। द फर्स्ट थिंग, बहुत कॉमन सिम्टम है, हम अपने आपस में भी जो है वो ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई मुझे थकन बहुत रहती है, तो सबसे पहले हम क्या उसको बोलते हैं कि भाई आप अपना सीबीसी करवा लें। फिर आ जाता है फीवर एंड इन्फेक्शंस, अगेन द सेकंड एस्पेक्ट, कि भाई फीवर बहुत कॉमन कंप्लेन है, एंड इन्फेक्शंस अगेन। फीवर होता है हमारे पास तो हमारी यही कोशिश होती है कि हमें देखना है कि भाई कि कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है। अब इन्फेक्शन भी कई तरह के होते हैं जो हम आगे बात करेंगे। सो दिस इज अनदर इंडिकेशन। पेलार क्या चीज़ होती है? पेलार कहते हैं ना कि चेहरा जर्द पड़ रहा है, ठीक है, ये कॉमन हम चीज़ सुनते हैं। तुम देखो, तुम तो बिल्कुल सफ़ेद हो रहे हो, ठीक है, या फीमेल्स यूजुअली उनके ज़्यादा कॉमन ये चीज़ सुनने को मिलती है कि भाई आप अपने आप को देखें, आपका रंग तो पीला पड़ रहा है, आपका रंग तो जर्द पड़ रहा है। पेलार एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनके अंदर चूंकि आप समझ लें कि हीमोग्लोबिन की कमी है, तो क्या होता है, जो उनके स्पेसिफिक हमारी बॉडी के रीजन्स होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर कोई कभी गया हो तो हाथों को देख रहे होते हैं, तो वो हाथों में या पाम्स को असेस करके क्या 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 देखना चाह रहे हैं, बेसिकली पेलार देखना चाहते हैं। या फिर अगर जो स्पेसिफिकली मुझसे रिलेट करेंगे थर्ड ईयर के या फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, तो उनसे कहा जाता है कि भाई आप एनीमिया को चेक करें। तो एनीमिया को चेक कैसे करते हैं? एनीमिया के साइंस हैं, तो उसमें जो सबसे पहला साइन है दैट इज पेलार। पेशेंट आके नहीं बोलेगा कि मेरा रंग जर्द पड़ जाता है, या वो बोलेगा कि भाई मेरी जो है वो ये वाला साइन एनीमिया का वो खुद नहीं बोलता, ये डॉक्टर का काम है, उसने असेस करना है। तो वो क्या दो चीजें देख सकता है बड़ी कॉमन, आइज के अंदर सब कंजंक्टाइवल जो टिश्यू होता है आपका, आप उसको असेस करते हैं, वो आपको एनीमिक पेशेंट्स का वाइटिश लगने लगता है। जो हम अक्सर कह रहे होते हैं आप लोगों से कि एनीमिया चेक करके दिखाएं, तो आप लोग जो आंखों को नीचे करके जो है वो आइज को नीचे उसकी स्लाइड करके देख रहे होते हैं, तो दैट इज वो क्या चेक कर रहे हैं आप? एनीमिया देख रहे हैं, पेलार देख रहे हैं आप एक्चुअली, कि वो नीचे का जो सब कंजंक्टाइवल टिश्यू है आपका वो वाइटिश होने लगता है, जिसको थोड़ा पिंकिश होना चाहिए वो वाइट हो जाता है। या फिर जो आपके
आर्म्स हैं वो क्या होने लगते हैं, उनके अंदर वो थोड़े वाइटिश होने लगते हैं। तो ये आपके क्या है, दिस आर द साइंस। इसमें आप टंग भी देखते हैं, टंग भी क्या होने लगती है, उस वो भी वाइटिश होने लगती है, जिसको बिल्कुल पिंक होना चाहिए। तो ये क्या आ रहे हैं आपके डिफरेंट साइंस ऑफ पेलार, ये साइंस ऑफ एनीमिया है। फिर आ जाती है ब्लीडिंग और ब्रूजिंग। अब ब्लीडिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसका एक मैंने भी आपको बताया कि स्किन पे छोटे 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 से परप्यूरा बन जाते हैं, जो रैशेज हो जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है डेंगू के अंदर, जो हम कॉमनली देख रहे होते हैं कि छोटे छोटे से स्पॉट्स बनने लगते हैं। सो दिस इज सीन इन डेंगू। तो वो क्या है, परप्यूरा कहलाते हैं। या फिर ग्रॉस ब्लीडिंग अगर हो रही है, डेंगू के ही पेशेंट्स की अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो उनके अंदर एपिस्टैक्सिस होता है। या फिर वो पेशेंट्स जिनके अंदर एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है, तो वो भी क्या है, एक ब्लीडिंग की एग्जाम्पल है। तो इन पेशेंट्स के अंदर अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है कि भाई आप सीबीसी देखें। ब्लीडिंग के पेशेंट्स में सीबीसी देखने का मकसद दो चीजें चेक करना है। एक तो ये बात चेक करनी है कि भाई एनीमिया तो नहीं हो गया, ब्लीडिंग इतनी सीवियर ब्लीडिंग तो नहीं हुई कि पेशेंट एनीमिक हो गया हो, और ब्लीडिंग हुई ही क्यों है, प्लेटलेट काउंट देखने हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि पेशेंट के प्लेटलेट काउंट कम हो गए जब भी वो ब्लीड कर रहा है। ठीक है, तो ब्लीडिंग हमें दो इंडिकेशंस दे रही है। ठीक है, ब्लीडिंग हमें दो चीजों से, हमें ब्लीडिंग के अंदर हमें दोनों चीजें देखनी है, एनीमिया भी देखना है एंड प्लेटलेट काउंट भी देखना है। सही है भाई। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस। फिर अगली बात आ रही है क्लिनिकल सिनेरियोज वेयर सीबीसी इज क्रूशियल। ये हमने बात कर ली आपकी, सस्पेक्टेड एनीमिया, सस्पेक्टेड इन्फेक्शंस और सेप्सिस। अच्छा, ये बात याद रखना कि अकेला सीबीसी हमें इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, इसके साथ हमें अपने पेशेंट्स की क्लिनिकल फीचर्स को भी देखना है कि हमारे पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, हमारे पेशेंट के प्रेजेंटिंग फीचर्स क्या हैं, पेशेंट आगे बोल क्या रहा है हमसे। ठीक है, सो उन चीज़ों को सम करके विद द सीबीसी फिर हमें कंप्लीट क्लू मिलता है कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है। अगर आपने पेशेंट के सिम्टम्स देखे कि वही ब्रेथलेस है, जनरलाइज वीकनेस है, फटीगिंग की कंप्लेन है कि पेशेंट की जल्दी जल्दी थकावट हो रही है, सांस फूलता है, तो आपको एक क्लू मिला कि भाई ये चीज़ मुझे क्लिक हो रहा है कि एनीमिक हो सकता है पेशेंट। फिर आपने उसे कंफर्म करना है सीबीसी करा के। आपने सीबीसी कराया, यस एचबी लो, आरबीसी काउंट रिड्यूस्ड है, चले भाई एनीमिया कंफर्म हो गया। लेकिन अब अभी आपको ये नहीं पता चला कि भाई एनीमिया हो किस वजह से रहा है, ये आपकी सीबीसी ने अभी आपको नहीं बताया, सीबीसी नहीं बताएगा ये, उसके लिए आपको सेकंड स्टेप लेना होगा। ठीक है, सो असल चीज क्या हुई कि हमें दोनों चीजें देखनी है, सिर्फ सीबीसी की रिपोर्ट नहीं पढ़नी। अक्सर डॉक्टर्स क्या गलती करते हैं, वो पेशेंट को नहीं सुनते, उन्होंने पेशेंट को नहीं सुना कि पेशेंट किस कंप्लेन से उनके पास आया, उन्होंने फौरन सीबीसी देख ली। ये गलती कर रहे होते हैं आप लोग अपनी पोस्टिंग्स पे जब हमारे पास आते हो तो आप यही गलती करते हो, आप लोग पेशेंट्स को नहीं देखते, आप रिपोर्ट पढ़ने लगते हो। रिपोर्ट पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन पेशेंट को तो सुनो। ठीक है, अ गुड डॉक्टर लिसन्स द पेशेंट। ठीक, सो पहले पेशेंट को सुनना है, उसके बाद आपने उसकी रिपोर्ट उठा के देख लेनी है, तो आपको कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है। ठीक है, सो यही सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, सो नेक्स्ट। अच्छा, ये सारी बात हम कर चुके हैं। अगेन एचबी, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, आरबीसी काउंट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये आपके रेड ब्लड सेल के पैरामीटर्स हैं। अच्छा, ये तमाम पैरामीटर्स, इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो मोस्ट लाइकली आपको पता ही होंगी। हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट। अच्छा, हेमाटोक्रिट क्या होता है कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन हमारे पास प्रेजेंट है हमारे आरबीसी के अंदर, दैट इज हेमाटोक्रिट। फिर आरबीसी काउंट जो हमारी पेरिफेरल फ्लेम पे आ रहा है वो कितना है, एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब इनकी डिटेल्स में जाने से बेहतर यह है कि हम ये याद रख लें, क्योंकि अभी देखो अभी हमारी डिस्कशन क्लिनिकल है। ठीक है, हमारी डिस्कशन ये नहीं है कि भाई एमसीवी का मतलब क्या है या एमसीएच का मतलब क्या है, ये चीज़ें आप अपनी फिजियोलॉजी की क्लासेस में कवर करेंगे या किया होगा आपने। हमारे यहाँ पे
इस सेशन का मकसद ये है कि हमें ये पता हो कि why MCV is important, why hematocrit is important. सही है। HB हमें क्या बता रहा है, MCV हमें क्या बता रहा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है समझना। सो HB, द बेसिक थिंग जिसमें हमारी नजर जाके रुकती है वो है HB, हीमोग्लोबिन। इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई इसके अंदर इसको एनीमिया है या नहीं है। क्योंकि अगर ये नॉर्मल रेंज में होगा दैट मीन्स पेशेंट को एटलीस्ट एनीमिया नहीं है। फिर भी अगर वो ब्रेथलेस है तो फिर आपको उसको दूसरी चीजों को देखना चाहिए, जैसे कि आपके उसके लंग्स को असेस करना चाहिए कि क्या उसके रेस्पिरेटरी फंक्शन ठीक है या नहीं है। आपको उसका हार्ट असेस करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो पेशेंट हार्ट फेलियर का पेशेंट हो, उसके हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा हो वो पेशेंट, क्योंकि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स भी फ्रिक्वेंटली ब्रेथलेस होते हैं। ठीक है, COPD, एम्फाइसीमा, एस्थमा, इन डिजीजेस के अंदर भी ब्रेथलेसनेस होती है। तो क्या ये तो डिजीज नहीं है आप पेशेंट को, तो उस इस HB ने हमको, CBC ने हमें रूल आउट कर दिया कि भाई एटलीस्ट आपके पेशेंट को एनीमिया नहीं है। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हीमोग्लोबिन कितना है। इसी तरीके से हिमेटोक्रिट आता है। हिमेटोक्रिट भी आपका जो है वो एक IRBC इंडेक्स है जो कि आपके एनीमिया को शो कर रहा होता है। इट यूजुअली इसका नॉर्मल वैल्यू हमारे पास 45% होता है। ठीक है, नॉर्मली हम जो नॉर्मल वैल्यू लेते हैं हिमेटोक्रिट की वो 45% होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस हमें कुछ डिजीजेज में जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और प्रेजेंटली हमारे पास हिमेटोक्रिट की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो आती है डेंगू फीवर के अंदर, क्योंकि डेंगू फीवर के अंदर हिमेटोक्रिट तेजी से कम होने लगता है बिकॉज पेशेंट की लीकिंग होती है, प्लाज्मा लीकेज होती है, तो उसका हिमेटोक्रिट फॉल होता है। ब्लीडिंग, साथ इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है डेंगू के अंदर, जो कि पर्प्यूरा की शक्ल में आपको दिखती है पेशेंट की स्किन पे। तो उस कंडीशन में पेशेंट का हिमेटोक्रिट कम होने लगता है। सो आपको बहुत विजिलेंटली पेशेंट का हिमेटोक्रिट चेक करना होता है। वो तो जब इंशाल्लाह ताला आप क्लिनिकल पर आओगे, आप वार्ड्स में राउंड्स करोगे, वार्ड्स में पेशेंट्स देखोगे, तब आपको इस चीज़ का ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा कि हम हिमेटोक्रिट को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस डेंगू फीवर में स्पेशली दे रहे होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास RBC काउंट। अगेन इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी वाइटल इन्फॉर्मेशन स्पेशली इन द सेटिंग ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ठीक है, हम इन दोनों डिजीजेस को लिंक क्यों कर रहे हैं ये हम थोड़ा सा आप वेट करोगे, आगे हमें पता चल जाएगा कि हम इन दो डिजीजेस को एक साथ क्यों रख रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी को और थैलेसीमिया को। फिर आता है हमारे पास MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। MCV बेसिकली शोज अबाउट द साइज ऑफ योर RBCs, कि आपके RBCs का साइज कैसा है, छोटे छोटे साइज के हैं या बड़े बड़े साइज के हैं। दैट इज माइक्रोसिटिक एनीमिया और मैक्रोसिटिक एनीमिया, and if the size is normal then a normocytic anemia. So this is basically telling you about the size, and believe me, if you master the art of reading MCV, अगर आपको MCV का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, अगर आप अपनी लाइफ में MBBS की MCV को रीड करना, MCV को और उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हो तो आपकी ज़िंदगी आसान है। मेरे पास जब आप लोग वार्ड्स देने आते हो, टेस्ट देने आते हो, तो लाजमी मैं ये सवाल लाजमी करता हूँ कि भाई MCV की क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर क्या होता है, बच्चे बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, पता ही नहीं है भाई। माइक्रोसिटिक एनीमिया नहीं पता होता, नॉर्मोसिटिक नहीं पता होता। तो ट्राई टू लर्न दिस एज मच एज पॉसिबल कि MCV हमें क्या बता रहा है, बिकॉज दिस MCV आपकी जिंदगी इस MCV पे खड़ी हुई है। माइक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया। ठीक है, सो द साइज ऑफ द RBC, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको टाइप ऑफ एनीमिया बता देगा। एनीमिया तो पता चल ही गया ना आपको HB से कि HB लो है, लेकिन अब किस तरह का एनीमिया हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया है, क्या B12 डेफिशिएंसी वाला एनीमिया है, या ये एनीमिया इस वजह से हो रहा है कि RBC बन ही नहीं रहे, पेशेंट की बोन मैरो ही काम नहीं कर रही। ठीक है, या RBC बन तो रहे हैं लेकिन वो ब्रेक डाउन भी हो रहे हैं, उनका बॉडी में ब्रेक डाउन चल रहा है, तो ये भी आपको MCV से पता चलेगा। तो अगर आपको MCV ही नहीं पता, आपको MCV ही नहीं समझ आएगा, अगर आप MCV को पिक नहीं कर सकोगे तो आपके पास एक बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन आपने मिस कर दी कि ये एनीमिया आखिर हो क्यों रहा है भाई।
सही है. So this MCV is very very important. We will be focusing a lot on that. फिर MCH है. MCH is the concentration of hemoglobin within an RBC, कि किसी RBC के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है. So again, हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा होगा, आपके ब्लड सेल्स उतने ही हेल्दी रेड कलर के होंगे, हैप्पी होंगे. ठीक है. सो वो क्या होते हैं, आपके नॉर्मोक्रोमिक होते हैं, नॉर्मल कलर के होते हैं. अगर उनका कलर कम होगा, आपके आरबीसी भी एनीमिक हैं, वो भी पैलार का शिकार हो गए, तो वो फिर हाइपोक्रोमिक हो जाते हैं, उनका कलर फीका पड़ जाता है. और अगर बहुत रेड होने लगते हैं, वो भी एक डिजीज हो सकती है. अगर बहुत ज़्यादा रेडिश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो उनके अंदर रेडनेस है या हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, सो अगेन दैट कैन ऑल्सो पॉइंट टू अ डिजीज, जिसको हम हाइपरक्रोमिक कहते हैं. ठीक है. सो दैट इज MCH. तो MCH और MCHC आपको कंबाइनली इस तरफ शो कर रहे होते हैं. ठीक है. सो इसी तरीके से रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ भी होती है कि आपकी पेरिफेरल स्मेयर पे कितना जो है वो रेड सेल्स आपको दिख रहे हैं. तो ये तमाम जो पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका HP, आपका हेमाटोक्रिट, आपका MCV और आपका MCH, ये आपको सब बहुत अहम इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग एनीमिया एंड इट्स टाइप्स. फिर आ जाते हैं हम वाइट ब्लड सेल पे. वाइट ब्लड सेल अगेन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, कितना कितना आपके वाइट सेल्स आपके ब्लड के अंदर हैं. ओके. अच्छा, क्वेश्चंस हम इसको हम एंड में लेते हैं. ठीक है. आप लोग अपने क्वेश्चंस को अपने पास या तो सेव रखो, हम एंड में इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. फिर आ जाते हैं हमारे पास टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, दैट इज द TLC. कितने हमारे पास जो है वो वाइट सेल्स आपको CBC पे दिख रहे हैं. टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसकी एक रेंज होती है. उस रेंज से अगर कम होंगे तब भी हमें क्लिक होना चाहिए कि भाई देयर इज समथिंग फिशी. अगर उस रेंज से ज़्यादा हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वाइट सेल्स ज़्यादा हैं तो हमारी पुलिस कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हुई भी है और भाई हम सुपर ह्यूमन हो गए. और जो है वो अगर हमारे रेंज से ज़्यादा हैं तो हम खुश हो जाएं कि भाई अब तो हम सुपर इम्यून हैं, अब हमें कोई बुखार, कोई फ्लू, कोई फीवर कुछ भी नहीं होगा. नो, ऐसा नहीं है. अगर वो ज़्यादा हैं दैट मीन्स अगेन देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो इट शुड बी इन अ रेंज. फिर डिफरेंशियल्स हैं. डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, कि भाई उसमें से कितने न्यूट्रोफिल, कितना यूजोनोफिल्स, कितना लिम्फोसाइट्स, कितना मोनोसाइट्स. ठीक है. सो अगेन द डिफरेंशियल्स also give you a very important information regarding the type of infection. acute है, chronic है, बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासिटिक है. ठीक है. तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन इस डिफरेंशियल के थ्रू मिलती है. ठीक है. हम आगे कवर करेंगे. और फिर आते हैं प्लेटलेट. प्लेटलेट में सबसे अहम हमारे पास प्लेटलेट काउंट होता है, और मीन प्लेटलेट वॉल्यूम भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, बट मोस्टली आपको प्लेटलेट काउंट से ही काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हमारे पास क्या है. प्लेटलेट काउंट अगर हमारे पास कम होते हैं, अगेन अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, बिकॉज इस पेशेंट की ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ गई है. और अगर ज़्यादा हैं तो अगेन वो भी हमें एक क्लू देता है कि अगेन ये भी कोई इशू है. इसका ये मतलब नहीं है कि प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है, मसला तब भी है. ठीक है. दैट्स वाई वी always emphasize upon ranges. Try to remember the ranges. ठीक है. सो नेक्स्ट प्लीज. रेहान स्लाइड चेंज करोगे? ओके. ठीक है भाई. तो ये आ गई आपकी रेंजेस, जिसमें कि हमारे पास HP है, मेल एंड फीमेल. मेल्स और फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन की जो है वो रेंजेस सेपरेट होती हैं. अच्छा, ऐसा ऐसा इसलिए है क्योंकि मेल्स और फीमेल्स की फिजियोलॉजी डिफरेंट है. मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर जो है वो ब्लड कैरिंग कैपेसिटीज का डिफरेंस होता है. फीमेल्स आर प्रोन टू लूज ब्लड बिकॉज दे हैव देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. तो उसकी वजह से वो ब्लड को लूज करती हैं. इस वजह से उनकी जो HB की रेंज होती है वो डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम मेल्स. सो
मेल्स चूंकि उनके अंदर कोई ब्लड लॉस नहीं होता तो उनके अंदर हम एनीमिया को लेके इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होते, लेकिन फीमेल्स के अंदर हमें एक एस्टेब्लिश्ड कॉज पता है कि इनको एक ब्लड लॉस हो रहा है, तो उनके अंदर हम एनीमिया को लेके अ बिट कंसर्न हो जाते हैं। लेकिन व्हेनेवर दे क्रॉस द पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड, तो फिर मेल और फीमेल्स का जो फिजियोलॉजी है वो सेम हो जाती है रिगार्डिंग देयर हीमोग्लोबिन। प्री मेनोपॉजल पीरियड के अंदर फीमेल्स की जो है वो रेंजेस हम सेपरेटली ले रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाता है हमारे पास मेल्स के अंदर 13 टू 17। ये रेंजेस हमारे पास अगर आप लोग याद कर लो तो ये बहुत आपको आपके लिए बेनिफिशियल होता है। मेल्स में हम 13 टू 17 को नॉर्मल ले रहे होते हैं, फीमेल्स को 12 टू 15 हम नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारे पास आरबीसी काउंट है 4.5 टू 6, ये नॉर्मल रेंज है इसकी। हेमाटोक्रिट जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि हम 45 को नॉर्मल काउंट करते हैं, तो 45 टू 50। फिर एमसीवी है 80 टू 100। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये याद रखना है कि 80 टू 100 का जो एमसीवी है, दिस शुड बी रिमेंबर्ड बाय ऑल ऑफ यू, कि अगर इस रेंज में आ रहा है तो ठीक है, लेस देन 80 माइक्रोसिटिक, मोर देन 100 मैक्रोसिटिक, ठीक है। ये हम आगे भी बात करेंगे। ये स्लाइड आपके लिए सिर्फ रेंजेस आइडेंटिफाई करने के लिए है कि क्या रेंजेस हम नॉर्मल लेते हैं। अच्छा, कुछ लैब्स के अंदर रेंजेस डिफरेंट होती हैं। आप किसी लैब से कराओगे तो वहाँ की रेंज आपको डिफरेंट मिलती है, और किसी दूसरी लैब से कराओगे तो वहाँ की रेंज डिफरेंट मिलती है। तो बाज़ औक़ात ये पैरामीटर्स आपके लैब्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है। आप एकेयू से कराओगे तो उनके पास शायद डिफरेंट रेंज हो they किसी all चीज़ different की, labs. और जो है वो आप अगर किसी और लैब से करा लो तो वो डिफरेंट हो। बट मोर और लेस ये हमारे पास स्टैंडर्ड रेफरेंस रेंजेस हैं बारी आपका जिनके थ्रू हम अपने माइंड में रख रहे होते हैं। फिर एमसीएच है, एमसीएचसी है, एंड रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया आपको कि रेंजेस बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती। ऐसे नहीं होगा कि जो है वो अगर मैं नॉर्मोसिटिक कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि 80 टू 100 जो है वो रेंज है फॉर नॉर्मोसिटिक, तो ये नहीं होगा कि जो है वो एकेयू की लैब ये कह दे कि भाई 100 टू 200 जो है वो रेंज आपकी नॉर्मल हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाई एक लैब ये कह सकती है कि 77 भी हम नॉर्मल में ले रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, कि 77 को बाज़ औक़ात किसी लैब में नॉर्मल ले लिया जाता है, और कोई लैब ये कहेगी कि भाई 77 हमारे पास माइक्रोसिटिक की रेंज में आ रहा है, लेकिन आप किसी लैब में देख लो कि 77 को वो नॉर्मल ले रहा होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसके अंदर आपने ये देखना है कि पेशेंट के सिम्टम्स किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं। इसीलिए एक गुड डॉक्टर जो होता है वो टोटली लैब्स का गुलाम नहीं बन के रहता कि वो भाई लैब की रेफरेंस रेंज नहीं कहते कि भाई रेफरेंस ये है तो बस खत्म हो गई कहानी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम रेफरेंस रेंजेस को वो नहीं ले रहे होते कि भाई इस लैब ने ये कह दिया तो ये पत्थर पे लकीर हो गया। कुछ हमारी क्लिनिकल जजमेंट भी होती है जो वक्त के साथ साथ आप सीखोगे। पेशेंट भी आपको बहुत सारी चीजें बताता है, ठीक है, उसको भी आप सामने रखते हो। हम रेंजेस पे पूरा डिपेंड नहीं कर रहे होते, इसलिए ये रेंजेस जो होती हैं स्टैंडर्डाइज्ड हैं। अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये नहीं कह सकता अगर किसी का 77 का या 78 का एमसीवी आता है, फॉर एग्जांपल एक रेंज है ना 77 का है, अब दिखने में तो वो करीब है 80 टू 100 से करीब आ गया, लेकिन उसको सिम्टम्स आ रहे हैं। आपने उसका एनीमिया देखा तो वो आपको 9 का मिल रहा है, फॉर एग्जांपल उसका HB 9 का है और सिम्टोमेटिक भी है पेशेंट, तो फिर आप इसको माइक्रोसिटिक में ले जाओ। लेकिन आपने लैब रेंज पढ़ी तो लैब रेंज में लिखा हुआ है कि भाई जो लैब रेंज फॉर एग्जांपल यही वाली दी हुई है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो हमने पेशेंट के सिम्टम्स को भी देखना होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज रेंजेस हैं जो आप रट्टे मार रहे होते हो और भूल भी जाते हो, ठीक है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा अगर आप याद कर लोगे तो आपको आसानी हो जाती है। सो नेक्स्ट, ओके, 4 to 11,000 दिस इज। अच्छा, ये वाली रेंज होती है ना, ये आपको
को जहन में रखनी है, 4000 to 11000 ये वाली रेंज याद रखनी है, क्योंकि 4 से कम अगर होता है तो ल्यूकोपीनिया होता है, और 11000 से ज़्यादा है तो ल्यूकोसाइटोसिस होता है। ये वाली चीज़ जहन में रखना। तो टीएलसी की जो रेंजेस होती हैं वो यूजुअली आपको फिक्स मिलती हैं लैब्स के अंदर। फिर न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, यूजिनोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स बीइंग द मोस्ट न्यूमरस, ग्रैनुलोसाइट्स तो आपको 50 to 70% मिल रहे होते हैं, कॉमन रेंज यही है न्यूट्रोफिल्स की। फिर लिम्फोसाइट्स 20 to 40% होते हैं सेकंड नंबर पे। फिर मोनोसाइट्स हैं, यूजिनोफिल्स कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते, और बेसोफिल्स का भी यही किताब है। मेरे ख्याल में अब आपको जो है वो फर्स्ट ईयर में इन सब के डिटेल्ड फंक्शंस बताए गए हैं कि ये क्या क्या कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, तो हमें उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इनमें से क्लिनिकली हमारे लिए कौन कौन से सेल्स रेलिवेंट हैं, और कौन कौन से डिजीज़ के अंदर हमें कौन कौन से सेल्स को जहन में रखना है कि भाई ये डिजीज़ अगर हमें मिल रही है या हमें क्लू मिल रहा है कि ये डिजीज़ हो सकती है, तो हमें किस सेल टाइप को चेक करना है। ठीक है। ओके, प्लेटलेट काउंट अगेन ये तो याद कर लो, 150 से लेके 4 लाख, यानी 1,50,000 से 4 लाख तक की आपको प्लेटलेट्स की रेंज होती है। ठीक है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर किसी के 1,20,000 है तो वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होता। अगेन आपको पेशेंट के क्लिनिकल हिस्ट्री पे बहुत फोकस करना है। ज़्यादा फोकस हमारा क्लिनिकल हिस्ट्री पर होता है। लैब वैल्यूज दे ओनली गिव यू अ सपोर्टिव, ठीक है, ये आपको सिर्फ सपोर्टिव डायग्नोस्टिक क्लूज देते हैं। असल चीज़ जो पेशेंट की हिस्ट्री और आपकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, सो प्लेटलेट की जो रेंज है हमारे पास वो 1,50,000 से 4 लाख तक की है। सो नेक्स्ट, ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, सिस्टमैटिक अप्रोच टू सीबीसी इंटरप्रिटेशन। अब इन्होंने स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है। सो ओके, हमारे लिए काम आसान हो गया। फिर सबसे पहले क्या हुआ कि लुक एट हीमोग्लोबिन, ठीक है, और यही तरीका होता है। आपने सबसे पहले एचबी देखना है, सही है, रिगार्डलेस पेशेंट के सिम्टम्स कुछ भी हैं। ब्लीडिंग के साथ आ रहा है तब भी एचबी देखो, इन्फेक्शन के साथ आ रहा है तब भी एचबी देखो। ठीक है, एनीमिया की फाइंडिंग्स हैं तब भी एचबी देखो। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन चेक करना है। हीमोग्लोबिन से आपको आइडिया हो जाएगा एनीमिया है कि नहीं है, रूल आउट हो गया। सही है, लेस देन 12 फीमेल्स में, लेस देन 13 मेल्स में। ठीक, सो एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया जब आपका उन रेंजेस से एचबी बाहर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी का एचबी 17 चल रहा है, 18 चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी कुछ ना कुछ मसला है, ये भी एक इशू है। सही है, सो इस कंडीशन में जो है वो आपको जो है वो सबसे पहले एचपी देखना है। जब भी आपके पास कोई सीबीसी की रिपोर्ट आती है, चाहे वो आपको एग्जाम में मिल रही हो, चाहे वो वाइवा में मिल रही हो, दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्टेशन। आपके ऑब्जर्व्ड ऑस्पीज के अंदर, अनऑब्जर्व्ड जो है वो ऑस्की स्टेशंस के अंदर सीबीसी की रिपोर्ट तो लाजमी आती है। एक लंबा चौड़ा केस होगा, उसमें पूरी कहानी लिखी होगी कि भाई मरीज़ को क्या हो रहा है, और एक सीबीसी की रिपोर्ट होगी। तो अगर आप उस केस को भी साइड करके सिर्फ सीबीसी नहीं पढ़ सकते और सिर्फ केस की बुनियाद पे भी डायग्नोस नहीं कर सकते, आपको यू नीड बोथ, जो कि मैं तुम लोगों को शुरू से बता रहा हूँ। फिर आरबीसी इंडाइसिस आ गए, टाइप ऑफ एनीमिया। ठीक है, ये बात बहुत डिटेल में बता दिया आपको मैंने, एमसीवी, एमसीएच। ठीक है, दोनों चीज़ों से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एनीमिया किस टाइप का है, माइक्रो, मैक्रो, नॉर्मल। चेक डब्ल्यूबीसी काउंट्स फॉर इन्फेक्शंस, फॉर ल्यूकीमिया। अच्छा, ल्यूकीमिया की जो डायग्नोसिस होती है वो टोटली लैब डायग्नोसिस नहीं होती। अगेन उसमें भी आपको पहले पेशेंट के सिम्टम्स देखने होंगे। अगेन बैक, नाउ वी हैव अगेन, हम कहाँ तक थे, हमने डब्ल्यूबीसी काउंट देख लिया था, एंड प्लेटलेट काउंट से हमें जो है वो ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोटिक रिस्क हमें पता चलता है कि क्या है। सो हम जो है वो बात कर रहे थे सिस्टमेटिक अप्रोच की।
कि जब हमारे पास कोई सीबीसी की रिपोर्ट आए तो हमें उसे किस तरह देखना है. सो स्टेप 1 चेक हीमोग्लोबिन, स्टेप 2 चेक द इंडाइसेस लाइक दैट ऑफ एनसीवी एंड एमसीएच, देन द टीएलसी काउंट एंड देन फाइनली द प्लेटलेट्स. तो तमाम चीज़ों से हमें एक कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग these three statuses of any patient. Next. ठीक है. So anemia CBC based classification. माइक्रोसिटिक, नॉमोसिटिक, मैक्रोसिटिक. ठीक है. तो बेसिकली हम इस क्लासिफिकेशन को हम ये किस बेसिस पे कर रहे हैं हम यूजिंग द मोर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया, दैट इज द साइज ऑफ द सेल्स. ये आपके आरबीसीज के साइज कैसा है. If it is less than 80, then it is microcytic. If it is 80 to 100, normocytic. And if it's more than 100, that is macrocytic. अच्छा, नॉर्मल साइज होने का ये मतलब नहीं है कि एनीमिया नहीं हो सकता. ठीक है. फिर आपने एच बी देखना है. एच बी लो है, साइज नॉर्मल है. ठीक है. सो दैट मीन्स कि ये भी एनीमिया ही है, लेकिन कॉज डिफरेंट है. अब इसका बहुत आसान सा तरीका ये होता है कि माइक्रोस्कोपिक एनीमिया क्या है कि स्मॉल सेल्स, ठीक है, आपके सेल्स छोटे छोटे हैं, लेस देन 80. तो इसमें क्या चीज होती है आपके पास, कॉजेज, आयरन डिफिशिएंसी एंड थैलेसीमिया. ये मैंने आप लोगों को अभी शुरू में भी बताया था कि हम इन दो डिजीजेस को एक साथ रख रहे हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया, एज वेल एज क्रॉनिक ब्लड लॉस. ठीक है. इसके अंदर एक कॉज में ऐड कर रहा हूँ, दैट इज अ क्रॉनिक ब्लड लॉस, क्योंकि एक्यूट ब्लड लॉस को देखो नॉर्मोसिटिक में रखा हुआ है. एक होता है क्रॉनिक ब्लड लॉस. क्रॉनिक ब्लड लॉस का मतलब क्या है, अब किसी का ब्लड लॉस हो रहा है और उसे पता ही नहीं चल रहा. ऐसा कैसे हो सकता है. ऐसा जब होता है जब पेशेंट्स को, खुदा न खास्ता किसी को अगर कोलन कैंसर है, ठीक है, या ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर है, तो इस सिचुएशन में पेशेंट का ब्लड लॉस होता है, लेकिन उसे नहीं पता चलता. ठीक है. क्योंकि उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जैसे कि अपर एब्डोमिनल पेन होगा पेप्टिक अल्सर में, एसिडिटी होगी, डिस्पेप्टिक सिम्टम्स होंगे, और कोलॉन कैंसर अगर है किसी को तो उसके सिम्टम्स में जो है वो टेनेस्मस हो सकता है, फीकल अर्जेंसी हो सकती है, एब्डोमिनल फुलनेस है, डिस्टेंशन है. तो ये चीज़ें, पेशेंट का माइंड सारा उस तरफ होगा, उसका माइंड तो अपने सिम्टम्स पर होगा जिनके साथ वो आएगा. लेकिन अब क्या है कि जब आपने उसकी सीबीसी करवाई, जो कि आपने करानी है सबसे पहले, तो आपने क्या देखा कि उसके अंदर उसका एनीमी, उसको तो एच बी लो हुआ है और माइक्रोसाइटोसिस है, एमसीवी 80 से कम है. तो उसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट को माइक्रोसिटिक एनीमिया है. तो आपका फॉरन माइंड कहाँ जाएगा कि अब इस पेशेंट के अंदर जो है वो कोई ना कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है. खास तौर से पेशेंट ग्रुप क्या है, मेल्स के अंदर और पोस्ट मेनोपॉजल विमेन के अंदर. सही है. अगर कोई पेशेंट, मेल पेशेंट माइक्रोसिटिक एनीमिया के साथ आ रहा है, तो सबसे पहले आपने उसकी कोलोनोस्कोपी करके उसका कैंसर देखना है. सही है. ये एक इस्टेब्लिश्ड बात है. कुछ कहते हैं ना कि किसी चीज़ों को कहते हैं कि रूल्स ऑफ मेडिसिन, रूल ऑफ नेचर पढ़ते थे ना बचपन में, रूल, लॉ, अनचेंजेबल थिंग, जिससे हटके कुछ होना ही नहीं चाहिए. वो ये है कि अगर किसी मेल के अंदर, किसी भी एज का मेल है, सही है, क्योंकि हम एडल्ट मेडिसिन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम एडल्ट्स की बात करते हैं. मेल्स के अंदर का माइक्रोसिटिक एनीमिया हो रहा है, ये एक रेड फ्लैग होता है. क्योंकि फीमेल्स का प्रीमेनोपॉजल, स्पेशली प्रीमेनोपॉजल फीमेल्स का, तो उनके अंदर माइक्रोसिटिक एनीमिया आपको पता ही चल जाएगा कि भाई वो क्यों हो सकता है. वो एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, गायनोकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से हो सकता है, लाइक यू नो somehow you have a cause in your mind. But for males you don't have a cause, आपको नहीं पता. सो आपका फिर जब आपको नहीं पता तो आपका दिमाग फिर और ऊपर ऊपर चलना चाहिए कि भाई अब हमें एग्रेसिवली काम करना है. फिर आपको उसको एंडोस्कोपी भी करनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि भाई कोई इसोफेजियल कैंसर तो नहीं है, कोई गैस्ट्रिक कैंसर तो नहीं है, और कोलोनोस्कोपी तो लाजमी करनी है लोअर जो आपके पास जो होते हैं आपके लोअर जीआई कैंसर्स को देखने के लिए. ठीक है. सो ये एक बात हमेशा याद रखना कि माइक्रोसिटिक एनीमिया किसी मेल के अंदर अगर हो रहा है तो आपने कैंसर को लाजमी रूल आउट करना है. तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में आयरन डिफिशिएंसी
एंड थैलेसीमिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं और पर्टिकुलर एज ग्रुप्स में आपको मिल रहे होते हैं, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इनको डायग्नोस करने में। आयरन डेफिशिएंसी यूजुअली प्रीमेनोपॉजल वुमेन के अंदर, और थैलेसीमिया बीइंग द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर कॉमन होता है। तो आप पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर थैलेसीमिया को डायग्नोस कर रहे होते हो यूजुअली थ्रू। फिर अब सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको एक साइन मिल गया आयरन डेफिशिएंसी का और थैलेसीमिया का, तो चलो मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे, क्योंकि देखो सीबीसी में दोनों ही माइक्रोसिटिक हैं। अब एक यंग फीमेल आ जाती है, चलो जो जिसकी एज अभी जो है वो 13 ईयर्स या 14 ईयर्स थी, और वो माइक्रोसिटिक एनीमिया के साथ आ जाती है। आपको एज सच कोई ब्लीडिंग हिस्ट्री भी इतनी ज़्यादा आप एलिसिट नहीं कर पा रहे हो उस पेशेंट की, तो फिर अब क्या है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया मिल रहा है आपको। तो ये हमेशा याद रखना कि थैलेसीमिया के अंदर, ये एक बहुत गोल्डन पॉइंट है आप लोगों के लिए, थैलेसीमिया के अंदर एमसीवी मार्केटली रिड्यूस होगा अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन फर्ज करो 9 का है, ठीक है, एनीमिया हो रहा है, तो पता है उसका एमसीवी कहां पर होगा अगर थैलेसीमिक पेशेंट होता है, मार्केटली लो एमसीवी होता है उसका एमसीवी 50s के अंदर चल रहा होगा। यस, ठीक है, तो जो है वो उसका जो एमसीवी होता है वो यूजुअली जो है वो आपका 50s में होता है। अच्छा, क्वेश्चंस अगेन मुझे क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप लोगों के, लेकिन हम एंड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपके क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे स्क्रीन पे पॉप हो रहे हैं, तो हम एंड में करते हैं डिस्कस। अच्छा, क्या बता रहा था मैं कि थैलेसीमिया के अंदर एमसीवी मार्केटली रिड्यूस होता है, 50s के अंदर होता है, जबकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज में एमसीवी कंपैरेटिव टू द एचबी इतना लो नहीं होता, ठीक है। यूजुअली आपको 70s में मिल रहा होता है, 70 75, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी में इस तरह। लेकिन अगर 50s के अंदर पहुंचा हुआ है एमसीवी, सो यू शुड प्रोबेबली थिंक अबाउट थैलेसीमिया। और मजीद क्लूज ऐड कर लें, यंग, बहुत यंग एज है पेशेंट की, ठीक है, तो या कोई प्रीवियस हिस्ट्री है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जो कि आपके पास आने से पहले ट्रांसफ्यूज कर दिया था, किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ है, तो ये चीज़ें आपको क्लू देती हैं कि भाई हो सकता है थैलेसीमिया। और फिर आप फर्दर सेकंड स्टेप पर जाते हैं थैलेसीमिया डायग्नोसिस के लिए, वाई एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर आ जाते हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया। नॉर्मोसिटिक एनीमिया का मतलब यह है कि आरबीसीज का साइज नॉर्मल है, वो बन रहे हैं नॉर्मली जिस तरह बनने चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, बॉडी में कहीं ना कहीं उनका शिकार किया जा रहा है, या वो कहीं ना कहीं जाकर टूट रहे हैं बॉडी के अंदर। तो हीमोलिसिस, हीमोलिटिक एनीमियाज, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ नॉर्मोसिटिक एनीमिया, जिसमें का एमसीवी नॉर्मल होता है। दूसरा, एक्यूट ब्लड लॉस। एक्यूट ब्लड लॉस में नॉर्मोसिटिक एनीमिया इसलिए मिलता है कि एक्यूटली पेशेंट एनीमिया डेवलप नहीं करता, पेशेंट का ब्लड लॉस का होगा लेकिन साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ब्लड लॉस क्रॉनिक होता चला जाता है, पेशेंट के समझ लो बॉडी में से ब्लड रिसता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसका आयरन कंटेंट कम होने लगता है, और फिर क्या होता है, उनको माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। लेकिन एक्यूटली एकदम से जाकर बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा तो एनीमिक हो सकते हैं, लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी पे डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता। सही, दैट्स व्हाई नॉर्मोसिटिक एनीमियाज आर सीन इन एक्यूट ब्लड लॉस। फिर आ जाता है मैक्रोसिटिक एनीमिया, मोर देन 100 का साइज है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आनी शुरू हो गई। अब आरबीसीज का सिंथेसिस डिफेक्ट है, बन नहीं रहे हैं प्रॉपरली, बनाने के लिए कोई चीज चाहिए वो नहीं मिल रही, ठीक है, दैट इज B12 डेफिशिएंसी एंड फोलेट डेफिशिएंसी। इन दोनों डेफिशिएंसीज के अंदर क्लासिकली मैक्रोसिटिक एनीमिया मिलता है, मोर देन 100। और ये दोनों आपके आरबीसीज को बनाने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ना सिर्फ आरबीसीज को बनाने के लिए, ल्यूकोसाइट्स को बनाने के लिए भी, और प्लेटलेट्स के लिए भी। इसीलिए ये जो दो एनीमियाज हैं, B12 और फोलेट, ये यूजुअली प्रेजेंट करते हैं विद पैनसाइटोपिनिया। तीनों चीज़ें कम होती हैं, एनीमिया भी कम होगा, ल्यूकोसाइट्स भी कम होंगे, प्लेटलेट्स भी कम होता है, बिकॉज दे आर की इंग्रेडिएंट टू मेक योर ब्लड सेल्स, चाहे वो कोई सा भी ब्लड सेल हो, ठीक है। So these are the classification on the basis of the morphology, which should be remembered by each and every person here. ठीक है, so next, okay,
वही बातें जो हमने की हैं पिछली स्लाइड पे, उन्हीं बातों को ज़रा सा इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया है, लाइक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जैसे बात की गई। इट्स अ टाइप ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया, जिसमें कि लो एच बी है, लो एम सी बी है, लो एम सी एच है। एच बी लो है, एनीमिया हो गया, एम सी बी रिड्यूस्ड है, अगेन माइक्रोसाइटोसिस, एम सी एच भी रिड्यूस्ड है। एम सी एच रिड्यूस हो जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, मीन्स कलर कम है, सेल्स को भी पेलार हुआ है, सेल आपका हाइपोक्रोमिक हो गया। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की जैसे बात हमने की कि इसके कॉजेस क्या हैं, वही वाली बात आ गई, क्रॉनिक ब्लड लॉस, मुस्तकिल जिस्म से जब ब्लड निकलता रहेगा, एज इन अगर मेनोरेजिया में भी है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, या फिर जो मैंने आपको बताया कि कोलोन कैंसर्स। अच्छा, कोलोन कैंसर्स ही क्यों हम बात कर रहे हैं, अपर लोअर जीआई में ही क्यों हो रहा है कि कोलोन कैंसर्स का ये है कि यूजुअली दे प्रेजेंट विद ओकल्ट ब्लीडिंग। ओकल्ट का मतलब होता है विच इज नॉट सीन, ठीक है। कोलोन कैंसर्स कहा ये जाता है, मतलब ये जानी मानी बात है कि कोलोन कैंसर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट ही करते हैं, उनकी एक प्रेजेंटिंग फीचर होता है ओकल्ट ब्लीडिंग, ओकल्ट ब्लड लॉस। ब्लड लूज हो रहा होगा, पेशेंट को नहीं पता चलेगा क्योंकि वो स्टूल में मिक्स हुआ हुआ होता है, इतना मिक्सड होता है कि पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ग्रॉस जो है वो क्या होता है, ब्लड लॉस नहीं होता, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो है वो यूजुअली जो लोअर जीआई मैलिग्नेंसीज होती हैं वो प्रेजेंट करती हैं विद ओकल्ट ब्लड लॉस। अच्छा जी, फिर आ जाता है एक चीज़ है हुकवर्म, यहाँ पे जो बताई हुई है, एक खास तरह का पैरासाइट होता है जो कि जिसको हम एंसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल भी कहते हैं, वो भी ब्लड ब्लड सकिंग पैरासाइट होता है और इंटेस्टाइन्स के अंदर से ये आरबीसीज को सक करता है, जिसकी वजह से पेशेंट अगेन आयरन डेफिशिएंट हो जाता है। छोटे बच्चों में ये कॉज भी जहन में रखना चाहिए फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फिर पुअर डाइट हो गई एंड मेल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कहीं से कहीं लॉस ही हो सकता है डाइट में ही कम हो, या हो सकता है कि बॉडी की डिमांड ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एज एन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर चूंकि मदर भी है साथ में फीटस भी है, तो दो जाने हैं, तो दो जानों के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ गई है। तो इस वजह से उस सिचुएशन में आपके पास क्या होता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ वेरी कॉमन, इसलिए हर प्रेग्नेंट लेडी को आयरन सप्लीमेंट्स एडवाइस किए जाते हैं इन देयर प्रेगनेंसी, ठीक है। और मेल एब्जॉर्प्शन, मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि डिमांड भी नॉर्मल है, कोई ऐसी इंक्रीज नहीं है, इनटेक भी ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या है कि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो दिस इज मेल एब्जॉर्प्शन। इसको डायग्नोज करने के लिए हमें हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी और पेशेंट की एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, ये चेक करने के लिए कि पेशेंट की इंटेस्टिनल इशू तो कोई नहीं है। अगर किसी ने सीलियाक डिजीज पड़ी हो जिसके अंदर पेशेंट्स को ग्लूटेन, जो रोटी होती है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है ग्लाइडेन एंड ग्लूटेन, उससे सेंसिटिविटी हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट्स को रिकरेंटली जब वो रोटी लेते हैं तो उनको लूज स्टूल्स होने शुरू हो जाते हैं और वेट लॉस होता है। तो उस पेशेंट के अंदर क्या है, मेल एब्जॉर्प्शन है, उसकी बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग दी न्यूट्रिएंट्स, तो आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो जब आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो ब्लड सेल्स में वो एक्यूमुलेट भी नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, उन्हें एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, एक एक मिनट देना मुझे। ओके ओके, अच्छा ठीक है, सिंस हमारा सेशन थोड़ा लंबा हो गया है और जो है वो टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो हम काम करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा यहीं पे अगर रैप कर दें सेशन को, और फिर एक सेकेंड पार्ट में बाकी चीज़ों को हम कवर कर लें। सो आई गेस दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर आप लोग थोड़ा सा वो भी हो गए होगे अब तक। नहीं नहीं, आज हम उसको नहीं रखेंगे, हम उसको फिर बता देंगे, उसका टाइम मे बी इसी वीक में हम इसको प्लान करते हैं सेशन को, मे बी कल या उसके बाद, ठीक है, बिकॉज टाइम रिस्ट्रेंट्स है हमारे पास ना, इस वजह से। हमारा सेशन वो आवर का था लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गया हम इस चीज़ में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम उसको पार्ट को हम आपको अनाउंस कर देंगे कि वो कब होगा, और फिर हम इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हमारी हैं वो हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन,
ठीक है। मीनवाइल अपने जो क्वेश्चंस हैं आप लोग वो हम फिर नेक्स्ट सेशन में इसको कर लेंगे, बिकॉज अब थोड़ा सा ही रह गया, ज़्यादा नहीं है, फिर हम उसमें कवर करते हैं। ठीक है, तो हम उसको अनाउंस करेंगे उसका डेट एंड टाइम, फिर आप लोग सब उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फिर फीडबैक भी हम उस पर एंड पे लेंगे। All right, Dr. Faraz, thank you so much for your time. And sorry, guys, for the inconvenience. So you guys know it's Pakistan and some unexpected thing happens. So that happened today as well. So and we know it's Ramzan, थोड़ा सा अफ्तार का टाइम करीब हो रहा है. Otherwise, we would have continued. And thank you, Dr. Faraz, for your time. I think you're in the meeting, or have you left? यस यस, आई एम इन द मीटिंग, मैं सुन रहा हूँ। Yeah, thank you for coming. And ये है कि बस इंशाल्लाह see you in the next part. हाँ हाँ, ओके ओके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, और ऐसे ही अच्छा लगता है, आप लोग किया करो, और इस चीज़ को जितना समझोगे, जितनी इंटरेस्ट लोगे, और जितना आप लोग इसको शो करोगे अपने इंटरेस्ट को, उतना ही अच्छा लगेगा। चलें यार, थैंक यू सो मच। All right, guys, see you in the next part. Take care. Allah Hafiz.